जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ड्रीमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं न्यूक्लियाई का वन शॉट वीडियो, जिसमें हम पूरी वीडियो के अंदर बात करेंगे न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, न्यूक्लियस की रेडियस क्या होती है, न्यूक्लियाई की डेंसिटी क्या होती है हमारे सामने, और न्यूक्लियस के रिगार्डिंग फोर्स क्या होते हैं, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। तो पूरी वीडियो के अंदर बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाली है। अगर आप 12th क्लास में हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी को लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा। बसंत पंचमी का दिन, तो बसंत पंचमी के दिन आप सभी को पता है कि जो ज्ञान की देवी माँ सरस्वती हैं उनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों के लिए कामना करता हूं, आशा करता हूं कि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का भरपूर आशीर्वाद आप सभी लोगों को प्राप्त हो। क्लियर है? और आप सभी लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो न्यूक्लियाई के रिगार्डिंग। जब हम बात करते हैं न्यूक्लियाई के रिगार्डिंग, यहां पर बात करी जाती है कि सबसे पहले हमारे सामने एक साइंटिस्ट आए थे, जो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट यहां पर बताए थे आपको, जिनका क्या नाम था मेरे बच्चे? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने नो डाउट आपकी न्यूक्लियस की डिस्कवरी तो कर दी थी, पर उसके अंदर की जो कहानी थी वो किस तरीके से हमारे सामने आज इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि एटम जो होता है उसका जो सेंटर मोस्ट पार्ट जो होता है, जिसको हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। न्यूक्लियाई जी की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है कि एटम का जो साइज होता था वो हमारे सामने 10⁻⁻10 ऑर्डर का होता था, और न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होती थी मेरे बच्चे? 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होती थी। या यू कैन से दैट इसी को हम 1 फर्मी मीटर के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि सर हमारे सामने, जैसे आपने सुना होगा कि किसी भी चीज का वेट हम मेजरमेंट करते हैं तो मास को हम केजी में लिख देते हैं, पर आप समझ सकते हैं यहां पर न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, मतलब 10⁻⁻15 ऑर्डर का है। तो मैं इसको किस तरीके से, -10 ऑर्डर का है, तो मैं इसको किस तरीके से मेजरमेंट करूं? तो आपके अकॉर्डिंग केजी तो यहां पर यूनिट में नहीं लिख सकता हूं, तो यहां पर हम जो यूनिट लिखते हैं जिसमें हम एटम के साइज को मेजरमेंट करते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं? एटम के साइज को जो हम मेजरमेंट करा जाता है मेरे बच्चे, वो किस में करा जाता है? साथ साथ बोलिएगा, उसे हम किस नाम से जानते हैं? एएमयू के नाम से जानते हैं। ये एएमयू क्या होता है? इसी को हम एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। एटॉमिक मास यूनिट जो होता है ये किसके बराबर होता है? जरा ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। अगर मुझे एक एटॉमिक मास का यूनिट का मास चाहिए होता है, मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, एक एएमयू किसके बराबर होता है, ये देखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कार्बन के एक आइसोटोप्स होता है जिसे हम 6C12 के नाम से जानते हैं। एक कार्बन एटम के मास को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूं तो आपको एक एटॉमिक मास यूनिट मिलती है, जो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आती है? 1.6607 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर आती है। क्या मेरी बात सभी लोगों को समझ में आती है? यस और नो? या हम इसी को 1U के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है कि सर हमारे सामने जो ये एटम का साइज है वो हमारे सामने बहुत ही छोटा है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 ऑर्डर का है। तो हमें क्या करना है मेरे बच्चे? ये जो साइज निकल कर आता है ये बहुत ही नियरेस्ट होता है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ किसके मेरे बच्चे? मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन की डिस्कवरी आप सभी को पता है रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने करी है, और प्रोटॉन का मास अगर मैं लिखूंगा 1.67 इंटू में कितना होता है? 25 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है 1.6749, या हम इसको 50 इंटू 10⁻⁻27 लिखते हैं। अब बात आती है कि सर ये जो एटॉमिक मास जो यूनिट आती है वो हमारे सामने वेरी नियरली किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल आती है? आप बोल सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन के।
न्यूट्रॉन जो होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन से स्लाइटली ग्रेटर देन होता है। इसी वजह से न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी करी गई थी विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रल रेडिएशन, चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने 1935 में करी थी, और इनके लिए इसको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं कि सर हमारे सामने बहुत अच्छी बात है कि सर आपने बताया कि न्यूक्लियस का जो साइज होता है, इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि न्यूक्लियाई का जो साइज होता है उसका साइज कितना होता है, किस तरीके से मेजरमेंट करा जाता है। आपका आंसर होगा एटॉमिक मास यूनिट के अंदर उसको मेजरमेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर हमारे सामने जो ये एक एटॉमिक मास यूनिट है, मान लो आपके सामने बहुत सारे एटम्स पाए जाते हैं, उसमें से एक एटम मैं यहां पर लेकर चलता हूं जिसका नाम है आपके सामने क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है, अब डिपेंड करता है कि क्लोरीन के जो आइसोटोप्स होते हैं मेरे बच्चे, जरा ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। क्लोरीन के जो आइसोटोप्स होते हैं वो हमारे सामने प्रकृति में दो तरीके से पाए जाते हैं। एक तो होता है आपके सामने 1735 वाला, और एक कौन सा होता है मेरे बच्चे 37 वाला। अब मैं इनके मास को किस तरीके से लिखूं भैया, एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं मेरे बच्चे, इन दोनों का अलग अलग मास होने की वजह से हम ये मानकर चलते हैं कि सर मुझे यहां पर अब आपसे कोई पूछने लग जाए कि क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो आप बोलोगे कि कौन सा वाला बताना है, 35 वाला बताना है या 37 वाला बताना है। तो आप क्या कहेंगे कि हम क्या करते हैं, इनको नेचुरल फॉर्म के बेसिस पर इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। एवरेज एटॉमिक मास जो होता है मेरे बच्चे, जरा ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, एवरेज एटॉमिक मास को हम किस तरीके से निकालते हैं। उसके लिए अगर मैं बात करूंगा यहां पर, तो आपके सामने दो एलिमेंट्स होते हैं, इनका जो परसेंटेज रेशियो पाया जाता है नेचर अर्थात प्रकृति के अंदर, ये तो आपका 75% पाया जाता है, और 37 वाला ये कितने परसेंट पाया जाता है, 25%। तो क्लोरीन एटम के दो आइसोटोप्स से थे, उसके बेसिस पर मैंने कहा कि सर अगर मुझे इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो मैं क्या करूंगा। एक तो 35 वाला कितने परसेंट पाया जा रहा है, आप बोलेंगे सर 75% पाया जा रहा है। 37 वाला कितना पाया जा रहा है मेरे बच्चे, 25 पाया जा रहा है, और डिवाइड में कितना कर देंगे मेरे बच्चे, 100। तो यहां से जो आपका न्यू एटम का जो साइज निकल कर आता है, एटॉमिक मास जो निकल कर आता है क्लोरीन का, वो 35.5 यूनिट के बराबर आता है, या यू कैन से दैट 35.5 इनटू मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर आता है। इतनी बात सभी लोगों को क्लियर है, यस और नो। तो अब बात आती है कि सर सबसे ज्यादा जो आइसोटोप्स आपको देखने को मिलते हैं उसका नाम है आपके सामने सीजियम। सीजियम के आइसोटोप्स होते हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि सर बहुत अच्छी बात है, आपने एवरेज एटॉमिक मास के बारे में बात करी, मैं एटॉमिक मास के बारे में बात करी। आगे जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं मेरे बच्चे न्यूक्लियाई के साइज के रेस्पेक्ट में। न्यूक्लियाई का जो साइज होता है वो कितना होता है। न्यूक्लियस के साइज की अगर मैं बात करता हूं तो एटम में जो सेंटर मोस्ट पार्ट जो होता है, जिसी को हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने कहा कि सर जितना भी मास होता है वो आपका सेंटर पर ही लाई करता है, और सेंटर पर जो लाई करता है यानी कि जो इसका वॉल्यूम जो होगा, एटम का शेप कैसी शेप का है मेरे बच्चे, स्फेरिकल शेप है। अगर एटम की शेप स्फेरिकल है यानी कि जो उसका पूरा वॉल्यूम होगा, इस एटम का, इस न्यूक्लियाई का जो पूरा वॉल्यूम लाई करेगा वो इसके सेंटर पर लाई करेगा। मतलब जो वॉल्यूम होगा वो एटॉमिक मास के क्या होता है, मास ऑफ द एटम के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या मास ऑफ द न्यूक्लियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं यहां पर बात करूंगा मेरे बच्चे, जरा ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियाई के साइज के रेस्पेक्ट में यहां पर वॉल्यूम जो होता है वो मैं कितना लिखकर चलूंगा, आपका आंसर होगा 4/3 पाई आर क्यूब लेकर चलूंगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। जो मास नंबर किस तरीके से डिसाइड करते हैं हम, जरा ध्यान से सुनेंगे। एटॉमिक मास नंबर कैसे लिखते हैं भैया, मेरे सामने ये एक्स एलिमेंट है, ये जेड इसका एटॉमिक नंबर है, और ए क्या है, इसका मास नंबर है, यानी कि ए के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है भैया। और एटॉमिक मास जो होता है वो हमारे सामने किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, आप बोलेंगे सर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होता है मेरे बच्चे, कॉम्बिनेशन होता है।
तो यहां से मैं अगर एटम की रेडियस निकालता हूं तो वो ए की पावर 1/3 की क्या आएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट ऐड करूंगा जिसे हम आर नॉट के नाम से जानते हैं, और आर नॉट जो होती है ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, और ये किसके बराबर होती है मेरे बच्चे, आर नॉट का आंसर होगा 1.2 फर्मी मीटर के बराबर होती है, या 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होती है। क्लियर एवरीवन, यस और नो? तो अगर आपसे दो एटम की रेडियस पूछी जाए और उनका एटॉमिक मास दिया जाए तो आप यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? आगे बात करते हैं कि सर आपने एटम के साइज की, न्यूक्लियस के साइज की बात करी, अब हम यहां पर बात करेंगे कि सर हमारे सामने जो न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है। न्यूक्लियाई की जो डेंसिटी होती है वो आपकी इंडिपेंडेंट होती है। किस पर मेरे बच्चे? आपका आंसर होगा मास नंबर पर इंडिपेंडेंट होती है। आइए सुनिए जरा ध्यान से कैसे। आप सबको पता है कि न्यूक्लियस की डेंसिटी, कोई भी डेंसिटी हम किस तरीके से निकालते हैं, आप मुझे ये बताइए। डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं? आपका आंसर होगा सर डेंसिटी बराबर क्या लिखते हैं मेरे बच्चे, मास अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं। तो डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, एटॉमिक मास जो हो जाएगा, जितना एटॉमिक मास है डिवाइड बाय क्या लिखोगे मेरे बच्चे, बोलो फटाफट से, डिवाइड बाय वॉल्यूम लिखोगे। क्लियर है जी? डेंसिटी बराबर एटॉमिक मास जो है, जैसे मान लो एक क्लोरीन एटम का भी मैंने आपको निकाल के दिखाया, एटॉमिक मास कितना था मेरे बच्चे, 35.5 यूनिट के बराबर था, या इतने मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर था। क्या बात सभी लोगों को क्लियर है, यस और नो? अब यहां पर अगर मैं यहां पर लिखूंगा मेरे बच्चे, तो ये क्या है मेरे बच्चे, यहां पर एटॉमिक मास है जिसको मैं ए लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय कितना लिखूंगा मेरे बच्चे, मास इनटू प्रोटॉन, या इतने यूनिट के बराबर लिखते हैं। क्लियर एवरीवन, यस और नो? तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि मैंने ए का मास mp का मल्टीप्लाई यहां पर क्यों करा, मास ऑफ प्रोटॉन ले लीजिए या मास ऑफ आपके सामने एक एटॉमिक मास यूनिट ले लीजिए। अब एक एटॉमिक मास, यहां पर वॉल्यूम की अगर मैं बात करूंगा तो वॉल्यूम कितना होता है मेरे बच्चे, आपका आंसर होगा 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है। तो नई डेंसिटी यहां से कितनी निकल कर आएगी, डेंसिटी बराबर A इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय कितना लिखूंगा मेरे बच्चे, 4/3 पाई आर। आर का क्यूब जो होता है वो किसके बराबर होगा, अगर आर आर नॉट ए की पावर 1/3 के बराबर है तो यहां से आर का क्यूब करिएगा, तो ये कितना आएगा, आर नॉट का होल क्यूब, और इनटू में कितना आ जाएगा ए, तो ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बोलिए फटाफट से, 1.67 इंटू में 25 इंटू 10⁻⁻27, 4/3 पाए इंटू आर नॉट कितना हो जाएगा, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 का होल क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो अप्रोक्सीमेटली निकल कर आती है, ये आती है 2.17, या आप कह सकते हैं ये वाली वैल्यू कितनी आती है भैया, ये रो जो आता है ये आता है 2.17 इंटू 10⁻, कितना आता है भैया, 17 ऑर्डर का होता है, करीब इतने केजी पर मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो आप समझ सकते हैं जो डेंसिटी आई है मेरे सामने, ये प्रत्येक एटम के लिए कैसी आती है मेरे बच्चे, कांस्टेंट आती है, और आप देख सकते हैं इसकी डेंसिटी ऑर्डिनरी मैटर से कितनी ज्यादा होती है। एक डेंसिटी अगर मैं वाटर की भी बात करूंगा तो वो 1000 केजी पर मीटर क्यूब, यहां पर आप डेंसिटी देखिएगा कितनी ज्यादा आई है, 10⁻17 ऑर्डर की आई है। यानी कि इसका मतलब ये है कि एटम, अगर मैं ये मेरे सामने कोई एक एटम है, मान लो एटम का साइज वैसे बहुत छोटा होता है, तो इसमें जो न्यूक्लियाई होगा उसका साइज कितना होगा, बहुत जरा सा होगा, पर इसकी डेंसिटी क्या होगी मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा होगी। यहीं से आपको समझ में आता है कि डेंसिटी जो होती है वो आपकी मास नंबर पर क्या रहती है, इंडिपेंडेंट रहती है। क्या मेरी बात सभी लोगों को क्लियर है, यस और नो? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला जो पार्ट है आपके सामने, नेक्स्ट पार्ट है आपके सामने आइंस्टाइन का, आइंस्टाइन नाम के साइंटिस्ट जो हैं इनका मास एनर्जी रिलेशन। अगर मैं आइंस्टाइन के मास एनर्जी रिलेशन की बात करूंगा तो आइंस्टाइन नाम के साइंटिस्ट ने से पहले हमारे सामने एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई थी, जिसे हम क्या बोलते थे बच्चे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यह खोजा गया था कि सर हमारे सामने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या बताया गया था, जरा ध्यान से सुनिएगा
कि अगर कोई भी एक रिएक्शन है, मान लो A प्लस बी से मिलकर C बनता है, तो अगर इस रिएक्शन में मास कंजर्व है तो एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। सेपरेटरी रिएक्शन चाहिए मुझे C प्लस डी बराबर E। अगर इसमें मास कंजर्व नहीं है तो इसमें एनर्जी कंजर्व होगी। मतलब हमारे सामने आइंस्टाइन से पहले एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी गई थी, उसमें यह कहा गया था एनर्जी और मास जो होते हैं वो आपके कंजर्व होते हैं बट सेपरेटली कंजर्व होते हैं। तो यहां पर आइंस्टाइन नाम के साइंटिस्ट ने कहा सर ये बात गलत है, सुनिएगा जरा ध्यान से। उन्होंने एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्होंने कहा कि सर ई जो होता है, जिसे हम आइंस्टाइन एम्पेरिकल फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, और वो किसके बराबर होता है, ई बराबर mc स्क्वायर। इन्होंने कहा कि एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को क्या कर सकते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा किसने कहा था मेरे बच्चे, आइंस्टाइन नाम के साइंटिस्ट ने कहा था। क्लियर है इतनी बात। अब बात आती है कि सर यानी कि आइंस्टाइन ने नाम के साइंटिस्ट ने कहा मास एनर्जी पर डिपेंड करता है और एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, मास पर डिपेंड करती है। यहीं से हमें एक और बात सीखने को मिली, जो किसी भी बॉडी का जो मूविंग मास होता है वो रेस्ट मास से क्या होता है मेरे बच्चे, ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या है कि सर अगर मैं रेस्ट पर हूं तो मेरा मास स्लाइटली कम होगा इन कंपैरिजन टू जब मैं मूव करूंगा तो मेरे सामने जो मेरी बॉडी है उस पर क्या आएगी, मूव करने के साथ साथ मेरे सामने काइनेटिक एनर्जी भी आएगी। मैं मूव करूंगा तो थर्मल एनर्जी भी क्रिएट करूंगा। बोलो बात क्लियर, यस और नो, हीट एनर्जी क्रिएट करूंगा। पर ये वाली जो वैल्यू आती है आप समझिएगा, c यहां पर स्पीड ऑफ लाइट है 3 गुणा 10 की घात 8। ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा होने की वजह से ये वाली वैल्यू क्या रहती है, स्लाइटली बहुत कम निकल कर आती है। तो मैं प्रैक्टिकल के लिए यहां पर क्या मानकर चलता हूं, जो मूविंग मास होता है वो मेरे सामने किसके बराबर होता है, रेस्ट मास के नियरली इक्वल होता है। क्लियर है जी बच्चे। अब बात करते हैं कि सर हमारे सामने जो एक एटॉमिक मास था, आपने सर जो एक एटॉमिक मास बताया था, एक AMU जो बताया था, वो कितना आया था 1.6607 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर आता है। तो ये एक एटॉमिक मास जो होता है इसके पास कितनी एनर्जी होती है, हमें ये भी कहां से पता चलता है, आइंस्टाइन के हमारे इंपेरिकल फॉर्मूला से ही पता चलता है, E बराबर mc स्क्वायर। मास यहां पर मुझे दे रखा है, मैं AMU का मल्टीप्लाई करूंगा यहां पर 1.6607 इंटू 10⁻⁻27। C का अगर मैं मान रखूंगा तो कितना आएगा मेरे बच्चे, 3 गुणा 10 की घात 8 और इसका होल स्क्वायर। जब ये एनर्जी निकल कर आएगी तो ये एनर्जी किस में निकल कर आती है मेरे बच्चे, जूल में निकल कर आती है। जब मैं इसी एनर्जी को किससे डिवाइड करूंगा, बोलिएगा फटाफट से, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करता हूं तो ये एनर्जी किस में निकल कर आती है मेरे बच्चे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर निकल कर आती है। और ये एनर्जी कितनी आती है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, डायरेक्ट आपको इक्विवेलेंस के रूप में याद रखनी पड़ती है, 931.5 इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आती है। उम्मीद करूंगा कि आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला जो है मेरे बच्चे आपके सामने, नेक्स्ट है आपके सामने मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, जरा ध्यान से सुनते हुए चलेंगे कि सर बहुत अच्छी बात है कि सर जैसे हमारे सामने ये एटम है और इसमें ये मेरे सामने न्यूक्लियाई मौजूद है। बिल्कुल भैया, अगर ये न्यूक्लियाई आपके सामने मौजूद है तो न्यूक्लियाई क्या होता है, न्यूक्लियाई का मतलब इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, आप बोलेंगे न्यूट्रॉन मौजूद है और क्या मौजूद है मेरे बच्चे, प्रोटॉन मौजूद है। अगर मैं इस न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मास को क्या करता हूं, एक एक्सपेरिमेंटल मतलब आपके सामने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है, उससे अगर मैं इसका वेट मेजरमेंट करता हूं, मान लेते हैं मैंने यहां पर ऑक्सीजन एटम की बात करी है, अगर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है आपके सामने, इसकी सहायता से मास जो मुझे देखने को मिलता है 15.9906 इतने यूनिट के बराबर मिलता है। क्लियर है। बट जब मैं इसको निकालूंगा एक्सपेरिमेंट की सहायता से, आप सबको पता है कि मेरे सामने ऑक्सीजन के पास कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हैं, आप बोलेंगे 8 न्यूट्रॉन हैं, और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं, 8 ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं।
जब मैं इसका मास निकालता हूं, यहां पर मैंने अब यहां पर एक्सपेरिमेंटल रूप में निकाला मास, तो मुझे कितना देखने को मिला, जरा ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। यहां पर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं, यह आता है z इंटू एक्स इंटू ए के रूप में। तो यहां पर जो मास देखने को मिलेगा एक्सपेरिमेंटली, वो यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन यही इसी के बराबर होता है। तो मैं लिखूंगा यहां पर z इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन मौजूद हैं, एक मास का प्रोटॉन का, एक प्रोटॉन का मास, इनटू में कितना लिखूंगा a माइनस का z, इनटू में कितने लिखूंगा मेरे बच्चे mn। mn का मतलब क्या है यहां पर, मास ऑफ द न्यूट्रॉन। तो ये जो वैल्यू निकल कर आती है, ये एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू निकल कर आती है वो 16.1 समथिंग निकल कर आती है। मतलब जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें जो प्राप्त हो रही है वो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या है मेरे बच्चे, ज्यादा निकल कर आती है। और इसी डिफेक्ट को, स्लाइटली ज्यादा आती है, इसी डिफेक्ट को हम किस नाम से जानते हैं, मास डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। मास डिफेक्ट निकालेंगे किस तरीके से, जो एक्सपेरिमेंटल मास आया बहुत बढ़िया, और जो आपने किससे निकाला, स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो मास निकाला है उसको घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर देखिएगा एक्सपेरिमेंटल मास को हमने क्या लिखा था, मास ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू प्लस में a माइनस का z, इनटू में कितना आ गया mn, माइनस का कितना आ जाएगा मेरे बच्चे m। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, मास डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। हम किसी भी एटम के लिए निकाल सकते हैं। ये वैल्यूज आपको गिवन रहेंगी, बिल्कुल गिवन रहेंगी। अब बात आती है बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। बाइंडिंग एनर्जी की अगर मैं आपसे बात करूंगा, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो एक दूसरे से बांधकर रखती है, उसी एनर्जी को मैं किस नाम से जानता हूं, न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी के नाम से जानता हूं। या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सेपरेट करने के लिए जो मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी एनर्जी को हम किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के नाम से जानते हैं। क्लियर एवरीवन, यस और नो? जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं मेरे बच्चे, ईबी से रिप्रेजेंट करते हैं। पर दिक्कत क्या होती है कि अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी निकालता हूं यहां पर, तो बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो स्टेबिलिटी को नहीं बताती है। बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, जैसे अगर मैं यूरेनियम की बात करूंगा, तो यूरेनियम का अगर आप बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे तो आयरन से क्या आती है मेरे बच्चे, न्यूक्लियर की, यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा आती है। पर स्टेबल कौन ज्यादा होता है, स्टेबल कौन ज्यादा होता है, आपका आंसर होगा सर आयरन ज्यादा स्टेबल होता है। उसके लिए अभी हम सीखेंगे यहां पर। यानी कि स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए खाली बाइंडिंग एनर्जी निकालना ही हमारे लिए सामने फैक्टर नहीं होगा। मुझे क्या निकालना पड़ता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स निकालने पड़ते हैं। अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स निकालता हूं, यही क्या होता है, किसी भी एटम की क्या बताता है मेरे बच्चे, स्टेबिलिटी को बताता है। बोलो बात क्लियर, यस और नो? यानी कि अगर मैं यहां पर ग्राफ प्लॉट करूंगा मेरे बच्चे, जरा ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। अगर मैं यहां पर ग्राफ प्लॉट करता हूं, देख लीजिएगा बच्चे, यहां पर मैं रफ हैंड डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए मेरे बच्चे। ये है मेरे सामने एक बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले कुछ इस तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, जरा ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, ठीक है जी। इसमें क्या करना है मेरे सामने, मार्क करिएगा, 0 से लेकर ये हो जाएगा मेरे सामने, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे, मास नंबर 0 होगा। फिर उसके बाद कितना लेकर चलेंगे, 50, फिर हो जाएगा मेरे बच्चे 100, फिर हो जाएगा 150, फिर कितना हो जाएगा 200, और फिर कितना हो जाएगा भैया 250। मतलब कुछ इस तरीके से यहां पर आपको बनाना है। क्लियर एवरीवन, यस और नो? अब यहां पर ये जो आपके सामने, यहां पर वाई एक्सिस पर जो लेंगे हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स लेंगे, यह आएगा 0, 2, 4, 6, 8, और ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 10। मतलब यहां पर रफ एंड डायग्राम मैं इसलिए बना रहा हूं मेरे बच्चे, ताकि आपको बिल्कुल भी गड़बड़ ना हो, आप बिल्कुल वहां पर सही बनाएं मेरे बच्चे, ठीक है जी। 50 की बात करेंगे तो 50 आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये लीजिए, क्लियर एवरीवन, यस और नो? अब यानी कि जब मैंने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स को मास रेस्पेक्ट के साथ अगर कुछ इस तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करी, तो मैंने ये देखा कि सर यहां पर जो हाइड्रोजन एटम था वो हमारे सामने कुछ यहां पर था। हाइड्रोजन एटम 1s2 यहां पर देखने को मिला,
इसका जो एक आइसोटोप्स होता है 1s3 वो आपको यहां पर देखने को मिला। फिर अगर मैंने आपसे थोड़ी सी और बात करी तो जैसे जैसे मैं हायर एटॉमिक मास की बात करूंगा वैसे वैसे मेरे सामने क्या होने लगी, एटम के अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा आने लगी। मतलब स्टेबिलिटी जो होगी वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो मुझे यहां पर क्या देखने को मिला, यहां पर कुछ इस तरीके से यहां पर देखने को मिला भैया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम ले लीजिएगा, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। बोलो बात क्लियर, यस और नो? कार्बन का कुछ इस तरीके से भैया, ठीक है। फिर हम बात करेंगे भैया कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। एक ऑक्सीजन का आइसोटोप्स कौन सा होता है मेरे बच्चे? एक ऑक्सीजन का आइसोटोप्स होता है मेरे बच्चे, बोलिएगा फटाफट से। एक होता है ऑक्सीजन का 16 वाला, फिर इसका स्लाइटली कम होता है, एक होता है 18 वाला। फिर यहां से अगर मैं बात करूंगा भैया, ये कुछ इस तरीके से जाएगी बढ़ाकर कुछ इस तरीके से, और ये यहां पर आपको आयरन का देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद आपको यहां पर कुछ इस तरीके से ये ग्राफ स्लाइटली कॉन्स्टेंटली नजर आता है। फिर यहां पर ग्राफ कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये जो ग्राफ आएगा आपका मेरे बच्चे जरा ध्यान से सुनिएगा। फिर यहां पर आप लिख लीजिएगा मेरे बच्चे, मॉलिब्डेनम होता है, टंगस्टन होता है ना, गोल्ड होता है और यूरेनियम होता है। तो यहां पर मुझे यह पता चला, जब मैंने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ग्राफ प्लॉट करके देखा तो मुझे यह पता चला कि सर इन सब में सबसे ज्यादा जो स्टेबल था वो कौन था मेरे सामने? आयरन। और आयरन की स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूंगा तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कितनी निकल कर आई है मेरे बच्चे? सबसे ज्यादा निकल कर आती है 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। क्लियर है? यानी कि यहां से हमें कुछ रिजल्ट देखने को मिले मेरे बच्चे, जरा ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। यहां से जो मुझे सबसे पहले मैं यहां पर फीचर्स लिखूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे। अगर मैं फीचर्स की बात करूंगा, पहला फीचर्स हमें क्या देखने को मिला? पहला फीचर्स मुझे यह देखने को मिला कि सर जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स जो होती है वो आपकी मास नंबर पर कैसी होती है? इंडिपेंडेंट। कब? यानी कि जब अगर आप ये देखेंगे वाला ग्राफ जो है वो 30 से ज्यादा और 170 के समथिंग, 30 से ज्यादा 170 के समथिंग, ये लाइन आपको कांस्टेंटली देखने को मिलती है, जरा थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है। मतलब क्या है कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, इंडिपेंडेंट होती है किस पर मेरे बच्चे? आपका आंसर होगा मास नंबर पर। क्लियर एवरीवन, यस और नो? दूसरा पॉइंट हमें यह देखने को मिला कि सर जो एटॉमिक मास जो था जब मेरे सामने 30 से ज्यादा और 170 से कम देखने को मिला तो मेरे सामने बाइंडिंग एनर्जी आपको कैसी देखने को मिली? बाइंडिंग एनर्जी ये लाइन कैसी देखने को मिली भैया? कांस्टेंट देखने को मिली। इसका मतलब यह है कि सर जो हमारे सामने सबसे ज्यादा स्टेबल मोस्टली जो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 30 से ज्यादा है और 170 से कम है, वो आपके एटम क्या होते हैं? आपके ज्यादा स्टेबल होते हैं। बोलो बात क्लियर, यस और नो? यहीं पर हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने को मिली हैं। ऑब्जर्वेशन भी मैं यहां पर लिखूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 से हमें यह पता चला जो आपने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स निकाली थी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स जो निकाली है, जो आपको फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के रूप में जो प्राप्त हुई है मेरे बच्चे, वो सफिशिएंटली स्ट्रांग है। सफिशिएंटली स्ट्रांग है क्या प्रोवाइड करने के लिए मेरे बच्चे? न्यूक्लियर फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। मतलब इसका मतलब यह है कि सर जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स जो होती है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधे रखने में क्या होती है? सक्षम होती है। और इसी फोर्स को हम किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियर फोर्स के नाम से जानते हैं। और ये न्यूक्लियर फोर्स जो होता है मेरे बच्चे, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है यहां से हमें पता चलता है कैसा होता है मेरे बच्चे? अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। दूसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा, सेकंड ऑब्जर्वेशन आपको क्या देखने को मिली? यहां से सेकंड ऑब्जर्वेशन ये देखने को मिली कि सर जब एटॉमिक नंबर हमारे सामने, एटॉमिक मास आपका 30 से ज्यादा और 170 से आपका कम था, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स कैसी देखने को मिली? कांस्टेंट देखने को मिली। इसका मतलब यह है कि सर जो न्यूक्लियर फोर्स होगा मेरे बच्चे, जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो आपका कैसा रेंज फोर्स होता है? शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। क्लियर एवरीवन, यस और नो?
तीसरा पॉइंट है कि अगर मैं आपसे बात करूंगा, तीसरा पॉइंट आपसे क्या कहा गया जिनके एटॉमिक मास 170 से ज्यादा, जिनके एटॉमिक मास 170 से ज्यादा थे, वो हमारे सामने कैसे थे मेरे बच्चे, वो आपके एटम कैसे थे मेरे बच्चे, अनस्टेबल थे। इसका मतलब ये है कि जिसका एटॉमिक मास अगर 240 है वो ज्यादा अनस्टेबल है, तो ये स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करेगा, दो पार्ट के अंदर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चे, न्यूक्लियर फिजन के नाम से जानते हैं। मतलब एक हैवियर न्यूक्लियाई जो होगा वो आपका दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में टूट जाएगा स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। यहीं पर अगर हम बात करेंगे मेरे बच्चे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की, अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये जो पूरा रीजन देखने को मिलेगा जिसका एटॉमिक मास 30 से कम होता है, ऐसे भी हमें जो जैसे मान लेते हैं, तो मैंने आपसे कहा जिनका एटॉमिक मास 30 से कम है उनका अगर मैं बात करूंगा, जैसे एक हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करूंगा 1s2 जो होता है ये आपका कैसा है मेरे बच्चे, अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल है तो ये स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करेगा, ये यहां पर क्या करेगा, एक दूसरे के साथ कंबाइंड होगा तो क्या बनाएगा मेरे बच्चे, एक हीलियम एटम का फॉर्मेशन करेगा। और हीलियम एटम जो होगा मेरे बच्चे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी भैया, हाइड्रोजन के आइसोटोप से क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है, यस और नो? मतलब इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा, जो हमारे सामने जिनका एटॉमिक मास आपका 30 से कम है वो आपके न्यूक्लियाई क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइंड होकर हैवियर न्यूक्लियाई का फॉर्म करते हैं टू गेन द स्टेबिलिटी। बात क्लियर, यस और नो? नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम आपसे बात करूंगा, यानी कि यहां पर जो हमें न्यूक्लियर फोर्स के रिगार्डिंग जो चीजें देखने को मिली, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स के रिगार्डिंग जो चीजें देखने को मिली है, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है मेरे बच्चे जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं उनको, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं उन सबको आपस में क्या करता है, बांधे हुए रखता है। ये इस बात पर भी डिपेंड नहीं करता है, न्यूक्लियर फोर्स चार्ज के नेचर पर भी डिपेंड नहीं करता है कि सर अगर मैं न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की बात करूंगा, प्रोटॉन प्रोटॉन की बात करूंगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात करूंगा, सबके लिए कैसा नेचर का होगा मेरे बच्चे, अट्रैक्टिव नेचर का ही होगा। क्लियर एवरीवन, यस और नो? अगर मैं न्यूक्लियर फोर्स की बात करूंगा, जरा ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, न्यूक्लियर फोर्स के रिगार्डिंग भी एक डायग्राम आपको देखने को मिलता है रिगार्डिंग टू पोटेंशियल एनर्जी। क्या देखने को मिलेगा, जरा ध्यान से सुनिएगा भैया, क्या देखने को मिलेगा यहां पर कुछ इस तरीके से। जब मेरे सामने न्यूट्रॉन प्रोटॉन 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 के बीच की डिस्टेंस मेरे सामने बहुत कम होती है, जब कितनी करीब अप्रोक्सीमेटली यहां पर, जब मेरे सामने कितनी फर्मी मीटर होते हैं यहां पर, बोलिए भैया, ये होता है आपके सामने करीब 4 फर्मी मीटर के बराबर होता है ना भैया, 2 फर्मी मीटर, 0.8 फर्मी मीटर, 0.8 फर्मी मीटर के बराबर होता है। तो ये हमें, इससे कम जाओगे तो ये कैसा नेचर का होने लगेगा भैया, रिपल्सिव नेचर का होने लगेगा। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में अगर आप इससे ज्यादा जाओगे, कितने मीटर तक, मैक्सिमम 3 मीटर तक तो आपकी कहानी चल जाएगी, न्यूक्लियर फोर्स कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा, फिर उसके बाद फिर कहानी अपोजिट हो जाएगी। मतलब जो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है मेरे बच्चे, जरा ध्यान से सुनेंगे, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो इस बात पर भी डिपेंड करता है, न्यूक्लियर फोर्स इस बात पर डिपेंड करता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो आपको कहां पर सबसे कम देखने को मिलती है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन कुछ इस तरीके से। यहां पर आप देखेंगे जो आपको देखने को मिलेगी, यहां पर 0.8 फर्मी मीटर पर मेरे सामने क्या देखने को मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम देखने को मिलती है, और वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। इसके बाद जैसे जैसे आएंगे आप, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का हो जाएगा, और यहां पर कुछ इस तरीके से पहले 0 होगी पोटेंशियल एनर्जी, फिर क्या हो जाएगी भैया, पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर एवरीवन, यस और नो? तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे बच्चे। अगला जो पार्ट है आपके सामने, नेक्स्ट पार्ट है भैया आपके सामने न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन।
यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी की अगर हम बात करेंगे भैया, न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है वो आपकी कैसी होती है? आप बोलेंगे सर कन्वेंशनल एनर्जी होती है। और कैसी होती है भैया? नॉन रीन्यूएबल एनर्जी होती है। नॉन रीन्यूएबल का मतलब क्या है कि सर अगर मैं इनको यूज करूंगा तो दोबारा रीयूज नहीं कर पाऊंगा। जैसे आपके जो कोल वगैरह होते हैं, है ना, गोबर गैस होती है, सारे कैसे होते हैं भैया? आपके सामने कन्वेंशनल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होते हैं। सोलर एनर्जी की अगर आपसे बात करेंगे, सोलर एनर्जी आपकी नॉन कन्वेंशनल होती है क्योंकि हम उसकी एनर्जी को दोबारा रीयूज कर सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, वाटर एनर्जी हो गया, ये सारी कैसी होती है? आपकी नॉन कन्वेंशनल होती है। यहां पर हम बात करेंगे भैया सबसे पहले, जब हमारे सामने जो एटम लाइटर न्यूक्लियाई थे और जो हैवियर न्यूक्लियाई थे वो दोनों स्टेबिलिटी गेन करना चाहते थे। अगर स्टेबिलिटी गेन करेंगे तो क्या होगा मेरे बच्चे? लार्ज अमाउंट में क्या करेंगे? एनर्जी को लिबरेट करते हैं। तो उस टाइम हमारे सामने जब दो रिएक्शन देखने को मिलेंगी, जब हैवियर न्यूक्लियाई आपका दो पार्ट में टूटता है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लेकर चलूंगा, 92 यूरेनियम 235 प्लस का 0N1 एक न्यूट्रॉन की बमबारी करेंगे तो ये कितने पार्ट में टूट जाता है? 36 क्रिप्टॉन 89 प्लस का 36 क्रिप्टॉन और 56 बेरिलियम होता है, 56 बेरिलियम 144 प्लस का 30N1 प्लस का 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ज्यादा अमाउंट में क्या होती है? एनर्जी क्या होती है भैया? रिलीज होती है। मतलब एक न्यूट्रॉन जो है वो आपका कितने पार्ट में ब्रेक हो चुका है? सर एक न्यूट्रॉन आपका 3 पार्ट में ब्रेक हो गया है। ऐसे ही 3 न्यूट्रॉन मेरे सामने क्या होंगे? 9 पार्ट में ब्रेक होंगे। तो ये रिएक्शन तो मेरे सामने अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। पर आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, हमें अपने साइंटिस्ट पर गर्व है कि वो जो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस है, आज हम इसको किस में कन्वर्ट कर चुके हैं? कंट्रोल चेन रिएक्शन में कन्वर्ट कर चुके हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि सर कोई किसी के ऊपर एटम बम फेंकेगा तो इसका मतलब हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं भैया। कुछ एलिमेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए, कुछ एलिमेंट्स के लिए हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए नहीं कर पाते हैं। इसमें जो पहली वाली दो न्यूट्रॉन जो होते हैं वो आपके एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैडमियम और बोरॉन रॉड के द्वारा। और तीसरा वाला जो आपका न्यूट्रॉन होता है उसकी स्पीड को हम क्या कर देते हैं मेरे बच्चे? स्लो कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडरेटर। और जो स्पीड को स्लो करते हैं वो किसकी सहायता से करते हैं? आप बोलेंगे सर ग्रेफाइट रॉड हो गया आपके सामने और हैवी वाटर हो गया, D2O का इस्तेमाल करते हैं। इसको, इस न्यूट्रॉन की स्पीड का स्लो करके हम क्या कर सकते हैं मेरे बच्चे? इसका इस्तेमाल हम किस लिए कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कर सकते हैं। ऐसा कहने वाले कौन से साइंटिस्ट हैं आपके सामने? आपका आंसर होगा एनरिको फर्मी। तो सर यहां पर बात आई कि सर यूरेनियम जब ब्रेक होगा तो वो क्रिप्टॉन और बेरिलियम में ही ब्रेक होगा क्या? नहीं सर, ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, है ना, यहां पर सुनिएगा। आपको इंटरमीडिएट भी स्टेट देखने को मिलती है। मैं इंटरमीडिएट रिजल्ट लिख देता हूं, आपके सीबीएसई बोर्ड में जरूर पूछा जाएगा। जरा ध्यान से सुनेंगे। इंटरमीडिएट जो हमें मास देखने को मिल सकते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। इंटरमीडिएट मास कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं? देखिएगा, 92 यूरेनियम 235 प्लस का 0N1 आपको किस किस में देखने को मिलेगा? आपका आंसर होगा, एक तो एंटीमनी आपको देखने को मिल सकता है, लिख लीजिएगा बच्चे, 51 एंटीमनी 133 प्लस का 41 नायोबियम 99 प्लस 40N1। एक और पॉसिबिलिटी यहां पर बनती है 92 यूरेनियम 235 प्लस का 0N1। क्या पॉसिबिलिटी बनेगी भैया? 54 जीनॉन 140 प्लस का 38 स्ट्रॉन्सियम 94 प्लस का 20N1। ये भी आपको पॉसिबिलिटी कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकती है। जो एटम बम जो होता है वो आपका इसी पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, लास्ट जो टर्म है इस वीडियो का, जिसका क्या नाम है, लास्ट टॉपिक जो है इसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन।
न्यूक्लियर फ्यूजन की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो लाइटर न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करते हैं, हैवियर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। पर न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हायर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। आप समझेंगे 10⁹ केल्विन ऑर्डर की आवश्यकता होती है। मतलब अगर इस रिएक्शन को कराना है तो आपको अर्थ के सरफेस से या तो नीचे जाना पड़ेगा या तो ऊपर जाना पड़ेगा। मतलब ये रिएक्शन कहां पर पॉसिबल होती है, सन पर ये रिएक्शन आजकल जो होती है वो सरफेस पर पॉसिबल हो चुकी है। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है। अगर मैं आपसे बात करूंगा भैया न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं, जैसे मान लीजिए 1H1 प्लस का 1H1 मिलकर क्या बनाएंगे मेरे बच्चे, बोलिएगा फटाफट से, 1H2 का फॉर्मेशन करते हैं। अगर ये 1H2 का जो फॉर्मेशन होता है, जरा ध्यान से सुनते हुए चलेंगे मेरे बच्चे, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 1H2 का जो फॉर्मेशन होगा प्लस का E पॉजिटिव प्लस का न्यू, जिसको हम पाई मेजॉन पार्टिकल के नाम से जानते हैं, प्लस का यहां पर कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 1H2 प्लस का 1H2 मिलकर क्या बनाएगा मेरे बच्चे, आपका आंसर होगा सर ये बनाएगा 2He3 प्लस का 0N1 प्लस का, यहां पर कितनी एनर्जी लिबरेट होगी, आप बोलेंगे सर यहां पर होती है 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग रिलीज होती है। अब ये जो आपके सामने हीलियम का ट्राई जो एटॉमिक मास बना है, उसको वो क्या करता है, दोबारा जब मिलता है तो आपके सामने किसका फॉर्मेशन होता है, आप बोलेंगे सर यहां पर फॉर्मेशन होता है भैया एक हीलियम एटम का, जो आपके सन की कंटिन्यूअस एनर्जी का क्या होता है, सोर्स होता है मेरे बच्चे। जरा ध्यान से सुनिएगा, 1H1 प्लस का 1H1 प्लस का यहां पर जो एनर्जी लिबरेट होती है 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग होती है, ये आपको याद रखनी है। अगर मैं आपसे बात करूंगा बच्चे, जरा ध्यान से सुनेंगे, 4 हाइड्रोजन एटम जो होते हैं 1H1 वाले प्रोटियम वाले हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म हीलियम एटम, हीलियम मॉलिक्यूल का हीलियम एटम का फॉर्मेशन करते हैं, तो दैट टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है वो 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग एनर्जी रिलीज होती है। तो ये रिएक्शन जो होती है मेरे बच्चे, ये आपकी कहां पर पॉसिबल होती है, फ्यूजन रिएक्शन पॉसिबल होती है भैया सन पर पॉसिबल होती है। सन के हाइड्रोजन बम जो होता है वो आपका इसी पर बेस्ड होता है। तो उम्मीद करूंगा कि बच्चे कि मैंने आपको इस चैप्टर में जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं एकदम खतरनाक तरीके से आपको दिमाग में बैठ गई होंगी। बस करना क्या है, बार बार रिवाइज करना है और अपने हाथ से जरूर लिख कर देखिएगा बच्चे। जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखेंगे तब तक काम नहीं चलेगा भैया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे भैया न्यूक्लियाई के एमसीक्यू के लेकर आऊंगा, बहुत ही शानदार क्लास रहेगी। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।